कीर्ति एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी जो अपनी भाभी गंगा के साथ रहा करती थी। दोनों ननंद भाभी का एक दूजे के सिवा कोई भी नहीं था। गंगा लोगों के घरों का काम करके घर का गुजारा चलाया करती थी। कीर्ति का सपना था कि वह गांव की सबसे बड़ी महिला बने और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करे। ऐसे ही एक दिन जब गंगा काम से लौटती है, तभी कीर्ति बोलती है। भाभी, आप ऐसे दिन रात दूसरों के घरों में काम करती हो, ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप मुझे भी काम पर लगवा दीजिए, लेकिन आप हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। ननद जी, मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी भाभी हूँ और आपकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज बनता है। मैंने सासू माँ से वादा किया था कि आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं बस अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी, आपकी ननद होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। आखिर कब तक आप ऐसे ही दूसरों के घरों में काम करती रहोगी? जब तक मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी कर कर तुम्हें तुम्हारे ससुराल नहीं भेज देती हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी करना ही मेरा सबसे बड़ा सपना है। भाभी, मेरी शादी कराना आपका सबसे बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं है। मैं शादी कर कर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, बल्कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूँ और अपने गांव वालों की मदद भी कर सकूँ। मैंने देखा है, जब भी गांव में कोई बीमार होता है तो लोग शहर की तरफ ही जाते हैं। अगर गांव में भी कोई अच्छा सा अस्पताल हो ना, तो लोगों को शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ननद जी, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और मैं एक गरीब औरत हूँ। मैं इतने बड़े बड़े सपने आपके कैसे पूरे करूँगी? सपना उतना ही देखना चाहिए जितनी औकात हो। भाभी, ये चीज आप गलत बोल रही हो। सपने कभी औकात देखकर नहीं देखने चाहिए। आप देखिए, मैं जरूर कुछ न कुछ ऐसा करूंगी जिससे एक न एक दिन आपको मुझ पर गर्व जरूर होगा। कीर्ति के इतने बड़े सपनों के बारे में सुनकर गंगा थोड़ी डर जाती है, क्योंकि गंगा अपनी गरीबी से वाकिफ जो थी, वो नहीं चाहती थी कि कीर्ति का कोई भी सपना टूटे। इसीलिए वो हमेशा कीर्ति को सहारा करती थी। गांव के लोगों को जब पता चलता है कि कीर्ति डॉक्टर बनना चाहती है, तो वो उसका बहुत मजाक बनाते हैं कि गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते। कीर्ति के पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी, लेकिन वो हार नहीं मानती है और गांव के मास्टर के पास जाकर पढ़ने की कोशिश करती है और बोलती है। मास्टर जी, आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी गरीब हूँ, लेकिन मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं। क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? मैं तुम्हें पढ़ा तो दूं, लेकिन तुम्हारे पास किताब कहाँ है? मास्टर जी, मेरे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही किताब खरीद लूंगी। आप पढ़ाना तो शुरू कीजिए। बेटा, लेकिन बिना किताब के मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा? किताब तो जरूरी है ना। मास्टर जी, आप तो स्कूल में पढ़ाते हो ना, आपके पास तो बहुत बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे। आप किसी की किताब से मुझे पढ़ा दीजिए, उसके बाद मैं किताब खरीद लूंगी। कीर्ति की पढ़ने की लगन देखकर मास्टर जी उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कीर्ति एक मेहनती और समझदार लड़की है और वो अपने सपनों को पूरा करके रहेगी। उन्होंने खुद अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन हालातों के चलते वो एक साधारण शिक्षक बन के रह गए थे और इसीलिए वह फिर दोबारा किसी के सपनों को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। तभी मास्टर जी कीर्ति से बोलते हैं। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। जी मास्टर जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आप चिंता मत करिए, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी। कीर्ति ने मास्टर जी की बातों को दिल से लगा लिया था और ठान लिया था कि अब वो अपने सपने को हकीकत में बदल कर ही रहेगी। वह चाहती थी कि वो एक अच्छी डॉक्टर बनके सभी गांव वालों का मुफ्त में इलाज करे, ताकि गांव वालों को दूर शहर में ना जाना पड़े। लेकिन कीर्ति की कठिनाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। उसकी भाभी अब बीमार हो गई थी और हर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी और उनका इलाज करवाने के लिए कीर्ति के पास पैसे भी नहीं थे। कीर्ति फैसला करती है कि वो कुछ भी करके अपनी भाभी का इलाज करवा कर रहेगी। तभी गंगा कीर्ति से बोलती है।
ननद जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपके किसी भी सपने को पूरा नहीं कर पाई, बल्कि हमेशा मैं आपको बड़े सपने देखने से रोकती रही और आज खुद बीमार पड़कर आपके ऊपर बोझ बनकर बैठ गई हूँ मैं। नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलिए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। आप मेरे लिए बोझ नहीं हो। अगर आपकी जगह मैं बीमार पड़ गई होती तो आप भी तो मेरा ख्याल रखती ना। अगर उस टाइम में अपने आप को बोझ बोलती तब आपको कैसा लगता? लेकिन ननद जी, आप मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगी? आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचिए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। भाभी, आप उन सब चीजों की चिंता मत करिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। कीर्ति ने गांव के एक धनवान सेठ के घर पर काम करने का फैसला किया। सेठ बहुत ही कंजूस और कठोर इंसान था। उसने कीर्ति से कहा कि वो दिन रात काम करेगी तब उसे पैसे मिलेंगे। कीर्ति ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि इस वक्त कीर्ति की उंगली चौखट के नीचे दबी हुई थी। कीर्ति दिन रात मेहनत करती है और सुबह से शाम सेठ के घर काम करती है और रात को मास्टर जी के यहाँ जाकर पढ़ाई करती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और सेठ उसे कुछ पैसे दे देते हैं, जिनसे वो अपनी भाभी का इलाज करवाती है। गंगा की तबीयत अब सुधरने लगती है। कीर्ति की उम्मीदें अब बढ़ गई थी और वो अपनी पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करती है। तभी मास्टर जी बोलते हैं, इस समय स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले हुए हैं, तुम उस फॉर्म को भर दो। उस फॉर्म के जरिए तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर उस परीक्षा में तुम पास हो गई तो तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। मास्टर जी, वो फॉर्म कहाँ मिलेगा? आप मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ से जाकर वो फॉर्म ले आऊंगी और भर भी दूंगी और स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत भी करूंगी। ये लो, यह है तुम्हारा फॉर्म। बस तुम इसे भर दो और अपनी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दो। मास्टर जी, ये फॉर्म कितने का आया होगा? आप मुझे पैसे बता दीजिए, मैं आपको दे देती हूँ। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी उम्मीद को कभी मत तोड़ना और अपना सपना पूरा ज़रूर करना। अगर तुम्हारा सपना पूरा हो गया तो मैं सोचूंगा कि मैंने अपना भी सपना पूरा कर लिया, और तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं वो ज़रूर करूँगा। कीर्ति ने स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करवा दिया था और उसके एग्जाम की तैयारी भी करने लगी थी। कुछ दिनों बाद एग्जाम की डेट आ जाती है और कीर्ति अपने पूरे साहस के साथ एग्जाम देती है और कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और स्कॉलरशिप में कीर्ति का नाम आ जाता है, जिसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। कीर्ति पूरी मेहनत से पढ़ाई करती है और साथ ही छोटे मोटे काम भी करती है ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उसे शहर के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता है। कीर्ति दिन रात मेहनत करती है और आखिरकार एक सफल डॉक्टर बन जाती है और डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने वह अपनी भाभी के पास आती है। ननद जी, आज आपने ये बात साबित कर दी कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाभी, मेरे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ तो आपका है। अगर आपने अपनी छोटी सोच रखी होती और मुझे शहर अकेले नहीं जाने दिया होता तो शायद आज मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तुम्हारी जैसी ननद पाकर मेरे तो भाग खुल गए। आज मेरी ननद ने अपने बड़े सपने को आखिरकार पूरा कर ही लिया और इसमें तुम्हारे मास्टर जी ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है। हाँ भाभी, अगर मास्टर जी नहीं होते ना तो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा कभी नहीं मिल पाती। उन्होंने मुझे मुफ्त में ज्ञान दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। आज जो कुछ भी हुआ उनमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कीर्ति के डॉक्टर बनने के बाद पूरा गांव बहुत खुश हो जाता है और वह गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर गांव वालों का मुफ्त में इलाज करना शुरू कर देती है। जो लोग थोड़े समय पहले कीर्ति का मजाक बनाया करते थे, अब वो उसके एहसानमंद हो गए थे और इस तरह गरीब कीर्ति अपने बड़े सपनों को पूरा कर लेती है। जमुना मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपने बेटे राजेश के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मिलकर गांव में केले के चिप्स बेचने का काम करते थे। दोनों अपने घर में बैठे चाय पीते हुए केले के चिप्स बना रहे होते हैं। तभी जमुना बोलती है, अगर इस बार हमारा काम अच्छे से चल गया ना तो मैं देर नहीं करूंगी। अच्छी सी लड़की देख के मैं तेरी शादी करवा दूंगी। काम के चक्कर में तो अभी तक तेरी शादी नहीं हो पाई है। माँ, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी शादी की चिंता बहुत है,
लेकिन आप ही सोचिए, अगर मैं शादी कर लूँगा तो क्या मैं उसकी सारी जिम्मेदारियाँ निभा पाऊँगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। हर लड़की को कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ता है। अगर तेरी शादी भी हो गई तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम रहते हैं वैसे वो भी रहेगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए ना। तू चुप कर और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैं तेरी माँ हूँ, मुझ पे विश्वास रख। मैं तेरी शादी जल्द करूंगी और बहुत अच्छी लड़की से करूंगी। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकती हो। मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। जमुना अपने बेटे के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। कई सारी लड़कियां देखने के बाद जमुना को राकेश के लिए दूसरे गांव की एक नेहा नाम की लड़की पसंद आ जाती है, जिससे जमुना अपने बेटे की शादी करवा देती है। शादी के बाद नेहा अपने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। ये सब देखकर राजेश को बहुत अच्छा लगता है। तभी एक रोज नेहा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी राजेश कुछ पैसे लेकर उसके पास आता है और उसके हाथ में देते हुए बोलता है, नेहा, ये लो पैसे और इन्हें संभाल कर रखना। अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो तुम इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन राजेश बेटा, तू पैसों की जिम्मेदारी बहू को क्यों दे रहा है? अब तक तो मैं ही घर संभालती आ रही हूँ, तो अब मैं ही संभाल लेती हूँ ना। इसे देने की क्या जरूरत है? माँ जी सही कह रही हैं। मैं तो अभी अभी इस घर में आई हूँ। मुझे तो इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँगी? अरे नेहा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? पैसे ही तो हैं और तुम ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने तुम्हें पैसे नहीं क्या दे दिया। बेटा, जब बहू मना कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? आज तक मैं ही देखती आई हूँ ना पैसे की जोड़ी जट्टी, तो आगे भी मैं ही देख लूंगी, तो चिंता मत कर। माँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस नेहा को एक और जिम्मेदारी दे रहा हूँ और मुझे यकीन है कि वो सब अच्छे से करेगी। आप इतने टाइम से सब कुछ देख रही हो, अब आपकी बहू आ गई है, उससे उठाने दो सारी जिम्मेदारियाँ और आप आराम करिए। वैसे बात भी सही कह रहा है। अब मेरी बहू आ गई है तो मैं बेवजह चिंता क्यों ही करूं। बहू, तू भी मेरे बेटे की बात मान ले और ले ये पैसे। हाँ, माँ सही कह रही है। ज्यादा जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत करो तुम। आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। नेहा अपने पति और सास की बात मान लेती है और समय के साथ धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां नेहा के पास आ जाती हैं। एक दिन जमुना नेहा को अपने कमरे में बुलाती है और तिजोरी की चाबियां देते हुए बोलती है, बहू, तू जब से इस घर में आई है तूने हमें शिकायत का मौका ही नहीं दिया है। तूने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है, इसलिए मैं आज तुझे तिजोरी की चाबी दे रही हूँ और चाबियों के साथ साथ जिम्मेदारियाँ। मुझे ये उम्मीद है कि तू बहुत बखूबी निभाएगी। माँ जी ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये जिम्मेदारी अभी मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि मुझे अपनी बहू पे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उसने इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, ठीक वैसे ही वो तिजोरी की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से उठा लेगी। मेरा दिल मत तोड़ बहू, ले ले चाबियां। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरे ऊपर इतना ही विश्वास है तो मैं आपके इस विश्वास पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू ये मत सोच कि तुझे आज सिर्फ तिजोरी की जिम्मेदारियां मिली हैं। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, इस जिम्मेदारी के अलावा और कौन सी जिम्मेदारी है? बहू, तुझे अब तिजोरी की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ हमारे केले के चिप्स का काम की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसे भी संभालना है तुझे। माँ जी बाकी सारी जिम्मेदारियां तो मैं उठा भी लूं, लेकिन केले के चिप्स के काम की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी क्योंकि मुझे केले के चिप्स बनाना नहीं आता। बहू, मैं तुझे जिम्मेदारी देकर कहीं भाग थोड़ी ना रही हूँ। अगर तुझे कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो मैं यही हूँ ना। मैं तुझे समझा दूंगी, सिखा भी दूंगी। मुझ पे यकीन कर बहू। नेहा अपनी सास की बात मान लेती है और उसकी दी हुई सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है और अपनी सास के साथ मिलकर केले के चिप्स भी बनाना शुरू कर देती है। नेहा कुछ ही समय में बहुत अच्छे केले के चिप्स बनाना सीख जाती है। तभी एक दिन चिप्स बनाते हुए नेहा को भूख लग जाती है और वो चिप्स बनाने की जगह खाना शुरू कर देती है। तभी उसका पति और सास वहाँ जाते हैं और नेहा को चिप्स खाता देखकर जमुना बोलती है, वाह बहू वाह, तुझे हमने ये सोच के जिम्मेदारी दी थी कि तू इसे बहुत अच्छे से निभाएगी, लेकिन तू तो यहाँ चिप्स बनाने की जगह खाने ही लगी। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। माँ जी वो तो मैं बना ही रही थी, लेकिन तभी मुझे भूख लग गई और मैंने बनाने के साथ साथ खाना भी शुरू कर दिया। बाकी काम मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। बहू, वो तो हमें दिखाई ही दे रहा है कि तू कितने अच्छे काम कर रही है। सारे चिप्स जूठे ही कर दिए तूने। ये तो हमारी रोजी रोटी है ना, तू इसे क्यों बर्बाद कर रही है? माँ जी आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे मैंने सारे ही चिप्स खा लिए हूँ। इतनी देर से बना रही हूँ, अगर मुझे उसका स्वाद अच्छा लगा और मैंने थोड़ा सा खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? और आप क्यों चुप खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? नेहा,
यहाँ तो तुम्हारी गलती है। तो मैं क्या ही बोलूँ। तुम्हें केले के चिप्स खाने थे तो बाद में बना लेती। इसमें से लेने की क्या जरूरत थी? आप लोगों का दिल कितना छोटा है, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा कर दिया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने खा लिया और आगे भी खाऊंगी। जब बना सकती हूँ तो खाने में क्या बुराई है। बस बहू, अपनी इस केले के चिप्स की भूख को इतना मत बढ़ा कि हमारा काम काज ही खत्म हो जाए। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं मानती हूँ कि मुझे चिप्स बहुत पसंद आए, लेकिन मैं ऐसा कुछ थोड़ी ना करूँगी कि हमारा काम बंद हो जाए। अच्छा हुआ मैंने ये चिप्स खा लिए, कम से कम मुझे इसकी कमियां तो पता चली। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? राजेश जी, मेरे कहने का मतलब है हमारे चिप्स में स्वाद तो बहुत है, लेकिन हमें इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। बहू तू तो रहने ही दे, चुप चुप के चिप्स खा रही है और जब हमने देख लिया तो बहाने बनाने लगी। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। आप खुद बताओ, हमारे ग्राहक क्या रोज चिप्स लेने के लिए आते हैं, या हमारे चिप्स इतने बिकते हैं कि अगले दिन के लिए ना बचें? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन तुझे इससे क्या मतलब है? तू अभी इन सब के बारे में ज्यादा मत सोच और अपना मुंह बंद करके रख। माँ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। राजेश जी, आप तो सुनिए। अरे अभी मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों ये आपसी लड़ाई बंद करो और मुझे जो 50 किलो केले के चिप्स का ऑर्डर मिला है उसे पूरा करने में मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे एडवांस पैसे मिले हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? आप निश्चित हो जाइए, मैं सब देख लूंगी। तुम तो रहने ही दो, मैंने ये बात तुम्हारे लिए नहीं बल्कि माँ के लिए बोली है। राजेश इतना कहकर नेहा को चुप करवा देता है और उसकी कोई मदद नहीं लेता है। राजेश अकेले ही सारे केले के चिप्स बना लेता है, लेकिन उसकी बनाई हुई चिप्स लोगों को पसंद नहीं आती और उसका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है। वो उदास मन से घर आता है। माँ, नेहा, हमें जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला था वो हमारे हाथ से चला गया। चला गया? लेकिन क्यों? हमने तो ऑर्डर टाइम से पूरा ही किया था ना। राजेश ऑर्डर जाने के बाद काफी परेशान हो जाता है और ये सब नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो हर बनाना चिप्स वाली दुकान पर जाती है और उनके चिप्स को टेस्ट करती है और घर आकर चिप्स बनाती है और अगली सुबह अपने चिप्स के सैंपल को लेकर उसी औरत के पास जाती है जिसे उसे 50 किलो की चिप्स का ऑर्डर दिया था और उसे सारी बातें बताकर अपनी ले गई चिप्स को टेस्ट करवाती है, जिसके बाद वो नेहा के साथ उसके घर जाती है और राजेश उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे आप यहाँ? हाँ मुझे आपकी वाइफ की बनाई हुई चिप्स बहुत पसंद आई, इसलिए जो ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया था वो वापस देने आई हूँ। नेहा, तुमने कब चिप्स बनाई? और इतने समय से हम चिप्स बनाते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें हमारी चिप्स पसंद नहीं आई तो तुम्हारी कैसे आ गई? राजेश जी, आप लोग इस काम में सालों से हैं, लेकिन कभी आपने अपनी कमियों को नहीं देखा और मैंने वही किया। मैं मार्केट गई, तरह तरह के केले के चिप्स खाए और इतना स्वाद लेने के बाद मैंने वो चिप्स बनाए जो चिप्स खाकर ये यहाँ आई है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। बहू के केले की चिप्स ने तो मेरे बेटे का काम बना दिया। नेहा की बनाना चिप्स की भूख से राजेश का ऑर्डर वापस मिल जाता है। आखिरकार आज मेरी शादी हो रही है, वो भी इतनी अच्छी लड़की से जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं। प्रतीक फिलहाल अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसकी शादी हो रही है, इसीलिए उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। प्रतीक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके पास अमली आती है और उसे छूते हुए प्यार से कहती है, कहाँ गुम हो? शादी करनी है ना, या इरादा बदल दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं वादा करके कभी पीछे नहीं हटता, और वैसे भी तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता अब। तो चले फिर, मुहूर्त निकलता जा रहा है। ठीक है, चलो। अब प्रतीक और अमली खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अमली प्रतीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अमली प्रतीक के बिना कुछ कहे ही उसकी बात को समझ जाती और उसके मन का ही सब किया करती। प्रतीक ये सब देख रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतने प्यार करने वाली लड़की कैसे मिल गई। अमली के ये सारे एफर्ट्स देखकर उसे अपने बीते हुए कल के अनचाहे पल याद आते हैं कि उसने ऐसे ही किसी से टूटकर प्यार किया था और वो सब किया था जो अमली उसके लिए कर रही थी। प्रतीक ये सब सोचकर भावुक हो जाता है। अमली प्रतीक के पास आकर उसे ख्यालों से बाहर निकाल कर कहती है, सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। खाना बना दिया है, खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, ध्यान से जाना। अमली अब मार्केट के लिए निकल जाती है। प्रतीक भी अपने कमरे में लेट जाता है और अपने बीते लम्हे सोचने लगता है। एक दिन प्रतीक कॉफी शॉप में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। ऋतु को आने में काफी देर हो जाती है तो प्रतीक को चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल करता है। कहाँ हो यार?
आ रही हूँ यार, रेडी होने में टाइम तो लगता है ना। ओके ओके, जल्दी आओ। थोड़ी देर बाद ऋतु प्रतीक के पास आ जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर प्रतीक का सारा गुस्सा उतर जाता है और वो बोलता है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। सिर्फ अच्छी और कुछ नहीं? अब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ में कुछ कह सकूं। बस मुंह में आया तो मैंने बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, तुमने कुछ ऑर्डर किया या बस ऐसे ही बैठे थे जब से? तुम्हारा इंतजार करते करते 5 बार कॉफी पी चुका हूँ। अब तुम आ गई हो, कुछ खा भी लूंगा। अब वो दोनों खाने का ऑर्डर दे देते हैं और कुछ देर में खाना आ जाता है। दोनों साथ में खाना खाने के बाद प्रतीक अब ऋतु से बोलता है, सुनो ना, मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि विल यू मैरी मी? क्या तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम करते हो और मुझे तुम जैसे इंसान में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर ऋतु बिना प्रतीक की फिक्र किए वहाँ से उठकर चली जाती है। और इधर प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ आखिर हुआ क्या, और उसका दिल टूट जाता है। वो बस यूं ही शौक में खड़ा रहता है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और उससे बोलता है, सर आपका बिल। हाँ, अब प्रतीक वेटर को पैसे देकर वहाँ से उदास होकर चला जाता है और बाहर जाकर ऋतु को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। प्रतीक बस परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है और खुद से बात करते हुए सोचता है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? अब प्रतीक पागलों की तरह बस उसे खोजता रहता है, पर ऋतु की उसे कोई खबर नहीं मिलती। वो उससे दूर जा चुकी थी। यूं ही वक्त गुजरता है। अब प्रतीक को भी अकेले जीने की आदत सी हो गई। वो हालातों से समझौता कर लेता है, पर उसके दिल में अब भी कहीं न कहीं ऋतु की यादें जिंदा थी। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो अपने ऑटो से उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लंबा जाम लगा था। तभी उसके बगल में एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर बैठे हुए आदमी का हेलमेट जैसे ही उतरता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक लड़की थी, जिसे देखते ही प्रतीक के दिल में कुछ हलचल सी होती है। प्रतीक को अपने ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी, तो वो खुद से सोचता है, ये लड़की अगर मुझे ऑफिस छोड़ देगी अपनी बाइक पे तो कितना अच्छा होगा ना। एक काम करता हूँ, इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता छोड़ दे। अगर इसने छोड़ दिया ना तो अच्छा होगा, ऑफिस टाइम पे पहुँच जाऊंगा। प्रतीक अब हिम्मत करके उस लड़की से बात करता है। सुनिए। जी? हेलो, वो मेरा नाम प्रतीक है और मुझे ना ऑफिस जाने के लिए बहुत देरी हो रही है, तो क्या आप मुझे अपनी बाइक पे ड्रॉप कर सकती हैं? ओके, बैठ जाइए। फिर वो लड़की, जिसका नाम अनीता था, प्रतीक को ऑफिस ड्रॉप करती है। वो टाइम से अपने ऑफिस पहुंचकर बहुत खुश था। अनीता वहां से जाने लगती है कि प्रतीक उसे टोकता है। मिस सुनिए जरा। अनीता नाम है मेरा। और कहीं ड्रॉप करना है क्या आपको? नहीं, बस आपको थैंक यू बोलना था। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अब अनीता वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। प्रतीक के मन में अनीता का चेहरा घूमने लगता है। उसे बहुत खुशी थी और वो सोचता है, यार कितनी अच्छी लड़की थी और सुंदर भी बहुत थी। पता नहीं किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है या नहीं। प्रतीक उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन वो दोबारा से जाम में फंस जाता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फंसा था। इस बार भी अनीता उसके बगल में आकर अपनी बाइक को रोकती है। प्रतीक अनीता को देखता है तो उसे खुश होते हुए कहता है, हेलो, थैंक यू, आप आ गई। अरे आप, क्या बात है? लगता है हमारी किस्मत में हमारा मिलना लिखा है, इसलिए तो बार बार हम मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफिस छोड़ दूं आपको? आज ऑफिस नहीं जाना है। अच्छा, तो फिर कहीं और? वो अगर आप फ्री हो तो क्या आज आप मेरे साथ चलोगी? वो कहना अकेला हूँ, कंपनी मिल जाएगी। वैसे कहाँ जाना चाहते हो आप? आप चलेंगी सच में? हाँ, सोच तो रही हूँ कि चल ही लेती हूँ। अनीता की बात सुनकर प्रतीक खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ बैठकर वो दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। यूं ही दिन गुजरते हैं और दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते। अब प्रतीक को अनीता से प्यार हो जाता है। एक दिन वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है। अनीता उससे मिलने जाती है और अनीता कहती है, क्या बात है प्रतीक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? फिर प्रतीक अनीता को अपने दिल की बात बताता है।
उसकी बातों को सुनकर अनीता बहुत चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है। फिर वो प्रतीक को कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने? तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अनीता की ये बात सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसका दिल चकनाचूर हो जाता है और उसे ऋतु वाला हादसा याद आता है। उसने भी उसके साथ ऐसा ही तो किया था। फिर अनीता उससे कहती है, मुझे माफ कर देना प्रतीक, पर जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा तो कुछ भी नहीं है और शायद अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से प्रतीक प्यार के खेल में अकेला रह जाता है और वहाँ पर तन्हा खड़ा होता है। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद प्रतीक की जिंदगी में एक और लड़की आती है और इस बार वो प्रतीक से बिल्कुल वैसा ही प्यार करती जैसा कि वो आज तक सबसे करते आया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमली थी। प्रतीक ये सब सोच रहा था कि अमली घर वापस आती है और प्रतीक को कहती है, खाना खाया या नहीं खाया? साथ में खा लेंगे। ऐसे प्रतीक की जिंदगी में सच्चा प्यार आ जाता है। भले ऋतु अनीता के रूप में नहीं बल्कि अमली के रूप में। वो अमली के साथ खुशी खुशी रहता है